So students, this is the video number 5 of alternating current. ओके बेटा जी, तो इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बेटा वो आपका है AC थ्रू सीरीज LCR सर्किट। ठीक है ना। अभी तक हमने L को अलग पढ़ा, C को अलग पढ़ा, फिर R को हमने बिल्कुल अलग से पढ़ा था, फिर कॉम्बिनेशन हमने देखा था। अब हम L C R तीनों को आपस में सीरीज में रखेंगे। ठीक है ना, हमने रख दिया यहाँ पर। इसके बाद क्या है, इसमें हमने जो करंट फ्लो कराई है वो अल्टरनेटिंग करंट हमने फ्लो कराई है I = I नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये अल्टरनेटिंग करंट जाएगी क्योंकि L C और R ये तीनों के तीनों आपस में सीरीज में हैं, तो तीनों में करंट जो है सेम जाएगी। जो करंट L में जाएगी वही C में जाने वाली है, वही R में जाने वाली है। ठीक है बेटा जी, ये करंट फ्लो कर रही है। यहाँ पर जो हमने वोल्टेज लिया है वो E लिया है, यही इसी वोल्टेज का हमें इक्वेशन निकालना है क्योंकि L C R इन तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा वही तो E के बराबर होगा आपका EMF जो आपने लिया हुआ E। ठीक है ना, तो हमें E का इक्वेशन फाइंड आउट करना है पहली बार। अच्छा, अब कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? आपको पता है कि जब इंडक्टर में करंट जा रही है और ये जो आपकी करंट है I नॉट साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ तो जो करंट इसमें फ्लो करेगी वो I नॉट साइन ओमेगा टी होगी। तो इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा VL, तो वोल्टेज का जो फेज होगा वो करंट के फेज से जो है कि π/2 आगे होगा, क्योंकि इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर जो है वोल्टेज को लीड कराता है π/2 से। तो इसमें जब फेज लिखोगे वोल्टेज का, तो जो करंट का फेज होगा उससे π/2 आप बढ़ा के लिखोगे। मतलब यहाँ पर जब फेज लिखोगे वोल्टेज का फेज जब लिखोगे तो ω/t + π/2 लिखोगे। ठीक है बेटा जी। अब आइए सी में आते हो, तो सी में जब करंट फ्लो करेगी कितना I नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट तो I नॉट साइन ओमेगा टी ही इसमें फ्लो कर रही है, लेकिन जो कैपेसिटर के क्रॉस जो आपका वोल्टेज होगा VC, उसका जो फेज है वो π/2 से लैग करेगा। करंट कितना है ω/t, करंट का फेज क्या है ω/t है, तो वोल्टेज का फेज यहाँ क्या बनेगा, VC का फेज क्या बनेगा ω/t - π/2 बनेगा, क्योंकि कैपेसिटर जो है वोल्टेज को लैग कराता है। ठीक है बेटा, ये कंफर्म हो गया। अब देखिए R में क्या करंट फ्लो कर रही है, I नॉट साइन ओमेगा टी फ्लो कर रही है। तो ये I नॉट साइन ओमेगा टी जो है R में फ्लो कर रही है। तो जब ये करंट R में फ्लो करेगी तो जो R के क्रॉस जो वोल्टेज होगा VR, उस वोल्टेज का फेज क्या होगा, तो VR का जो फेज है वो करंट के फेज के बराबर ही होगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट और वोल्टेज दोनों के फेज को सेम रखता है। तो इतनी जानकारी अगर आपको होगी तो बड़ी आसानी से आप LCR सर्किट डील कर ले जाओगे। ठीक है बेटा जी। तो अगर हम जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते यहाँ पर हैं, तो ये क्या होगा तुम्हारा E किसके बराबर होगा, जो आपका EMF आपने अल्टरनेटिंग EMF यहाँ लगाया E लगाया है, ये होगा VL + VC अब + VR। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आपका E होगा, जो आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा, जो जिसका इक्वेशन हमें निकालना है वो कितना होगा, वो होगा आपका VL + VC और प्लस ये होगा VR होगा। ठीक है ना, जो आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज, करंट आपने इतना दे रखा है तो आपको ये जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो आपको कैलकुलेट करना है, उसका इक्वेशन क्या होगा, फेज क्या होगा और उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये सब आपको कैलकुलेट करना है। साथ में ये भी देखना है कि जब आपने जो आपका इंडक्टर है इसका जो रिएक्टेंस होगा वो कितना होगा, XL होगा, C में जो रिएक्टेंस होगा XC होगा, R का रिएक्टेंस R होगा। इन तीनों को साथ में जब कंबाइन करेंगे, इनका नेट रिएक्टेंस निकालेंगे, तो किस तरीके से इनका रिएक्टेंसेस आपस में ऐड होंगे उनको भी देखना है कि नेट रिएक्टेंस कितना आने वाला है LCR के केस में। ठीक है बेटा जी, तो वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। ठीक है ना, तो पहले हम वोल्टेज के इक्वेशन को लिख लेते हैं, बाद में हम लोग L C और R का जो रिएक्टेंसेस हैं उनको जब ऐड करेंगे तो जो इम्पीडेंस आपको मिलेगा, नेट इम्पीडेंस, उसको हम लोग 1 बाई 1 करके उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप लिखते हैं, हम लोग E को लिखते हैं, E आपका जो EMF होगा VL मतलब वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, क्या होगा, करंट क्या आपका, करंट का कितना एम्पलीट्यूड I नॉट, तो I नॉट XL होगा, रिएक्टेंस एंड I नॉट XL, और फेज में क्या होगा बेटा जी, ये फेज को π/2 से बढ़ा देता है ऐसे।
तो ये दो आपका हो गया, ये जो वोल्टेज हो गया अक्रॉस द इंडक्टर, आई नॉट एक्सएल करंट इंटू रिएक्टेंस आपने किया, फिर आपने फेज लिखा, फेज π/2 से लीड करेगा, करंट से कितना आगे होगा, π/2 होगा। किस केस में, जब आप इंडक्टर की बात करोगे। अगर आप बात कर रहे हो कैपेसिटर की बात कर रहे हो, तो सी के क्रॉस कितना होगा, वोल्टेज आपका VC होगा। तो इसमें कितना फेज, वोल्टेज का जो फेज है वो π/2 लैग करता है, तो इसका कितना होगा बेटा जी, आई नॉट XC, रिएक्टेंस लिखा आपने, फिर आप लिखो फेज साइन ω/t माइनस π/2, ये लिख दिया आपने, प्लस अब यहाँ का वोल्टेज लिखो। ये जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट और वोल्टेज को सेम फेज में रखता है, तो ये क्या होगा, आई नॉट R, और जो फेज होगा वो करंट के फेज के बराबर ही होगा, साइन ω/t होगा। ये आ गया किसका इक्वेशन, आ गया आपका जो EMF ऑल्टरनेटिंग जो EMF उसकी वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है ना। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा ना, सॉल्व करके हमें कुछ इस फॉर्मेट में लाना होगा, E = E नॉट साइन ω/t प्लस समथिंग, इस फॉर्मेट में लाना है, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये जो आप देख रहे हो, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन दिख रहा है आपको। देखो आई नॉट XL साइन ω, साइन का फंक्शन है, ये भी साइन का फंक्शन है, ये भी साइन का फंक्शन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, तो आप कहोगे अगर यहाँ जो साइन का फंक्शन आपका आ गया आई नॉट XL साइन ω/t प्लस π/2, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है। अगर इन तीनों को ऐड करना है तो कैसे हम इसको ऐड करेंगे, इसका तरीका मैंने आपको इसके पहली वाली वीडियो में बताया हुआ है। हम क्या करते हैं कि इनका जो एम्पलीट्यूड होता है, ये आई नॉट XL इस पूरे का एम्पलीट्यूड है, सेकेंड टर्म में इस पूरे का जो क्या एम्पलीट्यूड होगा, आई नॉट XC होगा, और थर्ड वाले में आई नॉट R आपका एम्पलीट्यूड होगा। तो इस यहाँ पर हम जो एम्पलीट्यूड्स होते हैं उनको वेक्टोरियली ऐड कर लेंगे, तो जो आपका नेट एम्पलीट्यूड आएगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसकी हेल्प लेंगे। अब हम बनाएंगे फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम जो एम्पलीट्यूड होते हैं ना उनका हम बनाते हैं, ठीक है बेटा जी। तो हम बनाएंगे फेजर डायग्राम, तीनों को ऐड करना आपको सिखा रहे हैं। तो आप जो वोल्टेज ट्रायंगल बनाओगे हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे बेटा, देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर बनाया, देखो ये बनाया हमने सिंपल आई नॉट R को बनाया, ये आई नॉट R जो R के क्रॉस जो एम्पलीट्यूड आपका है ना वोल्टेज का एम्पलीट्यूड आई नॉट R बनाया, ठीक है बेटा जी। अब बेटा बताओ XL कहाँ पर है। देखो आई नॉट R का जो फेज है ω/t है, और आई नॉट XL का जो फेज है ω/t प्लस π/2 है। इसका मतलब आई नॉट XL जो होगा वो π/2 लीड करेगा, तो ये आपका π/2 लीड किया ऐसे, ये क्या बन जाएगा, आई नॉट XL बन गया, ठीक है बेटा जी। इसको आप लोग ऐसे बना सकते हो, ठीक है। ये आई थिंक इस बात को आप समझ गए। अब आपको क्या बनाना है, अब आपको बनाना है आई नॉट XC बनाना है। तो आई नॉट XC क्या कर रहा है, ω/t है, ω/t माइनस π/2 यहाँ पर है। तो आई नॉट XC जो है आई नॉट R से π/2 पीछे है, तो लैग कर रहा है। तो आप कहोगे सर ऐसे बना लेंगे इसको हम ऐसे, ये क्या बन गया, आई नॉट XC। इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम, या तो इसको बोलेंगे वेक्टर डायग्राम। अब इसको सॉल्व करना है, आपके पास तीन वेक्टर हो गए, एक तो आई नॉट R हो गया, एक आई नॉट XL हो गया, एक आई नॉट XC हो गया। अब इन तीनों वेक्टर को सॉल्व करके इनका नेट निकालना है। तो आपको पता है कि अगर आपके पास जो फार्मूला है वो दो वेक्टर को ऐड करने का फार्मूला है, √A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये जो फार्मूला लगाते हो ना आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, ये दो वेक्टर के साथ ही का फार्मूला, दो वेक्टर हैं तभी लगा पाते हो फार्मूला। तो अगर तीन वेक्टर है तो क्या करते हैं, पहले दो वेक्टर को सॉल्व कर करके एक बना लेते हैं, रिजल्टेंट उसका ले लेते हैं। दो वेक्टर को पहले सॉल्व करो, उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसके रिजल्टेंट को तीसरे के साथ फिर ऐड कर दोगे वेक्टोरियली, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा मेन, जो आपको फाइंड आउट करना, तीनों का सम निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आपके पास तीन वेक्टर है, एक आपका बना है आई नॉट R, एक आई नॉट XL, ये आपका आई नॉट XC बना हुआ, ठीक है ना। ये वोल्टेजेस हैं आपका, आई नॉट R क्या है, पीक वोल्टेज अक्रॉस द R, आई नॉट XC क्या है, पीक वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस, और आई नॉट XL पीक वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। ये पीक वोल्टेजेस का हमने वेक्टर डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है।
अब कहोगे सर कि आपको आसानी से आप पहले किसको सॉल्व करते हो, आप उन दो वेक्टर को पहले सॉल्व करते हो जो बिल्कुल एक ही लाइन में हैं। अगर दो वेक्टर ऐसे एक ही लाइन में बने हुए हैं, ऐसे ऐसे बने हुए हैं, तो दोनों को सीधे हम जो ऐड कर देंगे, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो रिजल्टेंट आपका सीधे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। डायरेक्ट कर देते हैं, इसमें कोई भी वेक्टर का रूल नहीं लगाते हैं। अगर दो वेक्टर एक ही लाइन पे हैं तो सीधे या तो उनको ऐड करेंगे या तो उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं सीधे हम ऐड कर देंगे। अगर दोनों वेक्टर जस्ट अपोजिट हैं तो उनको हम सीधे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जो बड़ा होता है उसमें से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आपका रिजल्ट आ जाता है। ये आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, ठीक है बेटा जी। तो आप देखिए इसमें तीन वेक्टर हैं, तो पहले हम कौन सा दो करें सिलेक्ट, तो हम इन दोनों को पहले ले लेते हैं। पहले इनको बेटा जी देखो, इसको ये ऊपर क्या है आई नॉट एक्स एल है, नीचे क्या है आई नॉट एक्स सी है, एक ही लाइन में है, तो इनको सॉल्व कर लेंगे हम। जब इनको सॉल्व कर लेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसके साथ इसको हम ऐड कर देंगे। अब आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि सर बड़ा कौन है, आई नॉट एक्स एल या आई नॉट एक्स सी, जो बड़ा होगा उसी में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पर एजम्पशन लेना पड़ेगा कि मान लिया कि आपका जो एक्स एल है वो एक्स सी से बड़ा है, तो यहाँ आप लिखोगे कि लेट एक्स एल, मतलब जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो क्या है, एक्स सी से अगर बड़ा है। तो अगर ऐसी बात है तो आप बताओ नेट किधर आएगा। तो आप कहोगे सर कि अगर ऐसी बात है तो आई नॉट एक्स सी छोटा है और आई नॉट अगर एक्स एल बड़ा हो गया, तो इन दोनों को करोगे तो नेट आएगा ऊपर की तरफ आएगा ऐसे। ये आपने कहा कि ऊपर की तरफ आएगा ये, और इस वैल्यू कितनी होगी बेटा जी, ये होगा आई नॉट ये क्या बेटा जी, आई नॉट एक्स एल माइनस व्हाट, आई नॉट एक्स ही होगा। ये जो वेक्टर आएगा आपका, क्योंकि इसमें से इस पूरे में से जब इस पूरे में से इसको जब आपने माइनस किया तो नेट तो ऊपर ही जाए, क्योंकि आपने ऊपर वाले को बड़ा मान लिया है, तो नेट जाएगा ऊपर ही जाएगा। तो मान लो कितना है, आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्स ही आ गया आपका। अब आपके पास दो वेक्टर आ गए, एक वेक्टर कहाँ पर है, राइट साइड में, एक ऊपर की तरफ है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जब निकालोगे तो आपका नेट निकल के आएगा ऐसे। आप यहाँ लगा दोगे, पैरेललोग्राम लगा दिया आपने ऐसे, ठीक है ना। ये जो आपका आया ये आपका नेट आएगा, नेट पीक वोल्टेज आएगा, क्योंकि ये भी पीक वोल्टेज है, ये भी पीक था, ये भी पीक था, तो जो तीनों को सम किया आपने तो नेट आएगा पीक वोल्टेज आपका आएगा। तो ये जो आपका इसका जो रिजल्ट आया कितना आएगा बेटा जी, इसका जो आएगा इसकी जो वैल्यू आएगी, अगर हम इसका वेक्टर सम करेंगे तो क्या इसकी वैल्यू आएगी बेटा जी बताओ, अंडर रूट, इसको कैसे निकालेंगे, मैं इसको यहाँ बनाता हूँ देखो। अच्छा कितना एंगल ये हो जाएगा, लीड कर जाएगा बेटा जी, ये 5 एंगल लीड कर गया। तो अब देखो इसकी वैल्यू लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, कैसे लिखेंगे, अंडर रूट आई नॉट का होल स्क्वायर माइनस प्लस, अरे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होगा ना। ये एक वेक्टर ये है, दूसरा आपका ये है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर करेंगे तो आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो इसमें भी आई नॉट, इसमें भी आई नॉट, ये बाहर हो जाएगा। तो आप आई नॉट को कॉमन ले लो। यहाँ पर जब आप आई नॉट को कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, देखो ब्रैकेट इन ब्रैकेट आ जाएगा आपका व्हाट, आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट एक्स एल माइनस व्हाट, एक्स सी का होल स्क्वायर। ऐसा ही आ जाएगा इसका नेट, जो पीक वोल्टेज, नेट का पीक वोल्टेज आपका आ जाएगा ये, ठीक है ना। ये चीज़ आपने यहाँ पॉइंट आउट कर दी। अब बताइए वोल्टेज जो है लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, लीड कर रहा है। क्यों, क्योंकि एक्स एल क्या चाहता है, एक्स एल चाहता है कि जो नेट वोल्टेज है वो π/2 से लीड कर जाए, और एक्स सी क्या चाहता है कि जो नेट वोल्टेज है वो π/2 से लैग कर जाए। तो जो आपका एक्स सी रिएक्टेंस है वो लैग करना चाहता है, एक्सएल आपके वोल्टेज को लीड कराना चाहता है। लेकिन आपने अगर एक्सएल को बड़ा मान लिया है तो अल्टीमेटली क्या होगा, वोल्टेज कुछ न कुछ लीड ही करेगा, है ना बेटा। तो आप यहाँ क्या लिखोगे देखो, तब जो यहाँ पर ई की जो वैल्यू आएगी, जो ई लिखोगे आप नेट, वो जो आपका ई आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या है, जब इसको सॉल्व करते हो, इसके एम्पलीट्यूड को सॉल्व करते जो नेट आता है, तो नेट यहाँ लिखते हो, क्योंकि इसका फार्मूला कैसे बनता है, जब ई का जो इसको सॉल्व करने के बाद फार्मूला क्या बनता है, ये आता है जो ई नेट, ये हो जाएगा तुम्हारा ई नॉट साइन ओमेगा टी
और प्लस होगा फाई, क्यों? क्योंकि वोल्टेज आपका लीड कर रहा है। ई नॉट की वैल्यू क्या आएगी? ई नॉट की वैल्यू वही आएगी जो ई नेट आया हुआ है ये। इसको सॉल्व करने के बाद, है ना, तो आप जब ई लिखोगे तो कैसे लिखोगे? तो ई इज इक्वल टू वॉट? बोलो बेटा जी। आई नॉट अंडर रूट, अच्छा यहाँ पर फाई भी निकाल लो बेटा। यहाँ पर कितने एंगल से लीड करा, निकालो फाई। तो फाई क्या होगा? फाई इज वॉट? बोलो। आपका जो फाई होगा वो कितना होगा? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो tan इनवर्स वॉट? आई नॉट एक्स एल माइनस आई नॉट एक्स सी अपॉन आई नॉट आर करोगे तो आई नॉट तो कट जाएगा, ये आ जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन ये आर हो जाएगा, ऐसे। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, ये तो कन्फर्म हो गया कि अगर एक्सएल बड़ा है तो आपका वोल्टेज, नेट वोल्टेज आपका लीड करेगा। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा? आई नॉट आर, है ना बेटा जी, सॉरी आई नॉट हो जाएगा रूट वॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा एम्पलीट्यूड इंटू साइन ओमेगा टी, और आपका हो जाएगा प्लस फाई, क्योंकि वोल्टेज लीड करेगा। जब भी एक्सेल बड़ा होगा तो वोल्टेज लीड करेगा, किससे लीड करेगा? फाई से लगेगा। तो आप इसको लिख सकते हो ई इज इक्वल टू आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर इंटू साइन वॉट ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। ये आपका आ गया वोल्टेज का इक्वेशन। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हो इस बात को। ये आपका निकल के आया वोल्टेज की। और करंट क्या दिया था आपने? करंट आपने दिया था आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी दिया था। ये आपको वोल्टेज निकल के आया। इसमें फेज कितना आया? tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, इतना फेज आपका लीड कर गया, है ना। अब देखो, आप जब लिखते हो E इक्वल टू लिखते हो आई नॉट, ये आर आता है, ये आपका रिएक्टेंस है। मतलब एल सी और आर के जो रिएक्टेंसेस को जब आप ऐड करोगे तो नेट रिएक्टेंस निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपका है इसको बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलेंगे? इम्पीडेंस। तो यहाँ पर जो जेड आपका होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये इसको बोलेंगे इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट, है ना। जब आपने कहा इनको अगर तीनों को ऐड करना हो तो नेट कितना आएगा? रूट आर स्क्वायर। और अगर एल बड़ा है तो आप कहोगे, अगर एक्सएल बड़ा आपका है तो एक्सएल माइनस ओमेगा सी का होल स्क्वायर करके आप यहाँ पर नेट इम्पीडेंस आप लिख दोगे। और ठीक है ना, फाई भी आप निकाल लो। ये आपका है वोल्टेज ट्रायंगल। ये क्या आपका है? वोल्टेज ट्रायंगल। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। ये चीज़ आपको करनी थी। अगर आपको इम्पीडेंस का ट्रायंगल बनाना हो तो आप आई नॉट को हटा दोगे। जब आप आई नॉट को हटाओगे तो क्या बन जाएगा बेटा? देखो, अगर आप इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाना चाहते हो, ये देखो, ये बन जाएगा आपका आर, है ना बेटा जी। ऊपर क्या बन जाएगा आपका? देखो, ऊपर बन जाएगा आपका क्या? एक्स एल। ये सब हम रिएक्टेंस बना रहे हैं बेटा जी। और इधर क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा एक्स, ये आ जाएगा। अगर एक्सएल किससे बड़ा है? मान लो एक्सएल बड़ा आपने क्या कर दिया? एक्सी से बड़ा कर दिया। तो आप कहोगे सर कि जो नेट इन दोनों का जो नेट आएगा वो ऊपर आ क्या आएगा? एक्स एल माइनस क्या आएगा? एक्स ही आएगा। तो आर का, और आर आपका रिएक्टेंस है, एक्स एल माइनस एक्स भी आपका रिएक्टेंस है। इसका जो नेट आएगा, नेट का मतलब जेड आ रहा है, ये जो आएगा ना, ये इसका कॉम्बिनेशन आपका जेड है ना आपका ये। और ये कितना होगा जी? बोलो, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये इम्पीडेंस निकल के आ गया। और फाई आपका वही आएगा जो आया था। तो फाई क्या आएगा बेटा जी? tan इनवर्स क्या है?
एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर आ जाएगा। इन सब चीज़ों को आप यहाँ से, तो इम्पीडेंस ट्रायंगल से भी क्या है, इम्पीडेंस ट्रायंगल से नेट इम्पीडेंस निकाल सकते हो और फाई की वैल्यू भी निकाल करके आप रख सकते हो और रिजल्ट आप निकाल सकते हो। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए कि ये वोल्टेज ट्रायंगल बनाया आपने और ये इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाया आपने। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है। इसमें कोई डाउट होगा तो बेटा हमसे डिस्कस करना आप। ठीक है बेटा। अब बेटा इसमें 3 केसेस निकल के आएंगे, क्योंकि आपने कहा कि सर आपने एक्सेल, अगर अपने एक्सेल को बड़ा कर दिया और एक्सी को आपने छोटा कर दिया, ठीक है ना, तो आपने देखा कि वोल्टेज या आपका जो इम्पीडेंस है वो क्या है, फाई से लीड कर गया। देखो यहाँ पर वोल्टेज क्या कर रहा है, फाई से लीड कर रहा है। कब? जब एक्सेल बड़ा है और एक्सी क्या छोटा है। जब आप एक्सी को क्या करोगे, जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस को अगर मान लो इसको आपने बड़ा कर दिया, इसको आपने छोटा कर दिया, तो ये नेट रिजल्टेंट इधर ना आकर के इधर आ जाएगा ऐसे, क्योंकि ये बड़ा होगा तो नेट इधर इसका आएगा, इधर आएगा, जो आपका नेट वोल्टेज बनेगा उधर बनेगा, मतलब वोल्टेज फाई से लैग कर जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स एल क्या करता है, वोल्टेज को लीड कराता है π/2, एक्सी कराता है π/2 लैग कराता है। और अगर रिएक्टेंस की वैल्यू आपने, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू आपने कहा कि ज़्यादा है और इसकी कम है, तो पक्का है कि जो सी का इफेक्ट बढ़ जाएगा। सी का इफेक्ट बढ़ेगा तो इसका ये मतलब हुआ कि वोल्टेज आपका लैग करने वाला है, तो यानी फाई आपका निगेटिव हो जाएगा। बस यही फ़र्क होने वाला है। तो यहाँ पर 3 केसेस रहेगा, देयर आर 3 केसेस अराइजेस। ठीक है ना, तो यहाँ हम लोग नोट में लिख लेंगे 3 केसेस अराइजेस। ठीक है बेटा जी, यहाँ आप सीधे लिखो, यहाँ पर 3 केस अराइज होंगे बेटा जी। ठीक है ना, ठीक है ना। कौन कौन सा होगा बेटा जी को? पहला क्या होगा, पहला फर्स्ट में आप कहोगे सर इफ़ एक्स एल बड़ा किससे, मान लो एक्सी से बड़ा है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, आपका जो tan फाई आएगा फेज, वो आएगा आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि आपका वोल्टेज लीड कर रहा है। ठीक है ना, तो अगर ये पॉजिटिव है तो फाई भी क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, मतलब लीड कर रहा है। इस केस में क्या होगा, हेंस वोल्टेज लीड्स करंट। ठीक है ना, बाय अ फेज एंगल फाई। ठीक है बेटा जी, ये तो आप डिस्कस कर चुके हो, नो प्रॉब्लम। अगर हम दूसरी केस की बात करें, आपने कहा इफ अगर एक्स एल क्या है, छोटा है किससे, बोलो बेटा जी, एक्सी से। ठीक, क्या इंप्लाई करेगा, फाई आपका नीचे आएगा, tan फाई क्या हो जाएगा तुम्हारा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना बेटा जी। अगर tan फाई नेगेटिव हुआ तो क्या इंप्लाई कर जाएगा, ये आपका फाई नेगेटिव होगा। ठीक है ना, तो डायग्राम कैसे बन जाएगा आपका, ये आर बनेगा इधर, ये आपका हो जाएगा तुम्हारा I0R होगा, है ना बेटा जी। ये कितना आपका, ये तो नीचे कितना आ गया बेटा जी, ये I0XC आ जाएगा। और अगर आप XC बड़ा है, XL छोटा है, तो आप कहोगे सर जो इसका नेट आएगा वो नीचे की तरफ आएगा ऐसे। ये क्या होगा, I0XC माइनस I0XL हो जाएगा। इसका रिजल्टेंट निकालोगे ऐसे, तो जो नेट आएगा इधर आ जाएगा ऐसे, और क्या एंगल बन जाएगा ये आपका, ये फाई आपका, सारी चीज़ें वही होंगी, सिर्फ फेज आपका जो है लैग कर जाएगा। तो आप क्या बोलोगे इसमें, इस केस में क्या बोलोगे आप कि वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाई फेज एंगल फाई। ठीक है बेटा जी। और जो थर्ड केस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। थर्ड केस में
अगर आपने कहा अगर एक्सएल किसके बराबर बोला जी, ये दोनों अगर बराबर हो गए, एक्सएल बराबर हो गया एक्स सी थे, तो कोई भी फेज का डिफरेंस आएगा नहीं। तो आप कहोगे tan फाई क्या आ जाएगा बेटा जी, tan फाई इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट फाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। इसका ये मतलब हुआ कि जो आपका वोल्टेज और आपका करंट सेम फेज में रहने वाला है, उसमें लीग और क्या है, उसमें लीड्स और लैग नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका एक्सएल बराबर क्या होगा एक्सी। तो दोनों क्या करेंगे, ऊपर नीचे वाले नलीफाई कर देंगे दूसरे को। जब नलीफाई कर देंगे तो वोल्टेज आपका क्या होगा, इसी के लॉन्ग आएगा। जब ये और ये आपस में नलीफाई कर देंगे दूसरे को, तो ये तो हट गए ना, हट गए, तो वोल्टेज ना तो इधर आने वाला ना तो इधर आने वाला है, वो आर के लॉन्ग आएगा। तो कोई फेज का डिफरेंस इस केस में क्या होगा, वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि अगर आपने एक्स एल और एक्स सी को बराबर कर दिया, दोनों सेम फेज में रहेंगे। ठीक है बेटा जी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। अगर कुछ पूछना होगा बेटा जी तो आप हमसे पूछना। तो ये पूरा का पूरा एलसीआर सर्किट से रिलेटेड जो चीज़ें थी, कि आपने इम्पीडेंस निकाल लिया, आपने फेज निकाल लिया, और आपने देखा कि करंट और वोल्टेज कैसे लीड करेगा और कहाँ पर लैग करेगा। तो इन सब चीज़ों को आपने इसमें एनालिसिस में आपने देखा। ठीक है बेटा जी। अब एक टॉपिक इसमें और आती है छोटी सी, जो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आपने कहा कि जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जब बराबर होते हैं तो कुछ और भी केसेस अराइज होते हैं। उनको देख लेते हैं कि बराबर होने पर क्या क्या हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि आर और एक्सी और ये एक्सएल, ये तीनों मिलकर के ओहमिक अपोजिशन बनाते हैं। इनका जो तीनों का कॉम्बिनेशन होगा तो नेट रिएक्टेंस आपका बढ़ेगा। अगर ये तीनों आपस में कंबाइन हो गए तो नेट रिएक्टेंस बढ़ेगा, मतलब ओहमिक अपोजिशन बढ़ेगा, तो करंट की वैल्यू कम होगी। जितना ज़्यादा ओहमिक अपोजिशन होगा, जितना ज़्यादा नेट रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, उतना कम करंट होगी। ओम्स लॉ से आपको पता है। ठीक है बेटा जी। तो वही मैं बताने वाला हूँ इस चीज़ को लेकर के कि आर एक्सी और एक्सएल जब तीनों साथ में रहेंगे तो रिएक्टेंस ज़्यादा होगा और करंट आपकी कम होगी। ठीक है ना, ये चीज़ आप समझ भी रहे हो, जान भी रहे हो। तो तीसरे केस को लेके चलेंगे। एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है रेजोनेंस। कई बार पूछा गया है, मैं पढ़ाता हूँ आपको। तो आपकी जो नई टॉपिक आपकी बनेगी वो बनेगा आपका क्या, कि सीरीज रेजोनेंस सर्किट। क्या होता है रेजोनेंस, की मीनिंग क्या होती है, किसे कहते हैं रेजोनेंस। एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस कब होगा, एलसीआर सर्किट में जब करंट आपकी मैक्सिमम होगी तो कहेंगे कि भाई आपकी सर्किट में जो है रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस का मतलब कि करंट में क्या है, सर्किट में जो है करंट मैक्सिमम फ्लो कर रही है। तो आप यहां लिखोगे अ सीरीज LCR circuit in which current is maximum is called series resonance circuit। तो रेजोनेंस होने का मतलब कि सर्किट रेजोनेट हो गई, सर्किट में रेजोनेंस आ गया। रेजोनेंस का मतलब कि उसमें मैक्सिमम करंट, उससे अधिक करंट अब फ्लो नहीं कर सकती है, मैक्सिमम करंट फ्लो कर रही है। तो अगर एलसीआर सर्किट में मैक्सिमम करंट कब फ्लो करेगी, आपको पता है कि आपने कहा कि सर हमारे पास जैसे मान लीजिए ये एल है, ये सी है और ये आर है, ये एलसीआर सर्किट है। अब मान लो करंट आ रही है, तो अगर ये तीनों के तीनों साथ में अगर लगे हुए हैं तो इनका जो ओहमिक अपोजिशन है, जो नेट इम्पीडेंस है, वो कितना होगा। इसका जो नेट इम्पीडेंस, नेट रिएक्टेंस होगा, जेड ही तो इनको अपोज करेगा। जेड कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस वॉट, एक्स एल स्क्वायर माइनस एक्स सी स्क्वायर।
इसमें हमने एल को बड़ा ले लिया है, एक्सएल को। तो ये आपका होता है, तो ये क्या है, ये जो जेड होता है वो आने वाली करंट को अपोज करेगा। जो आने वाली करंट को जो अपोजिशन देने वाला है वो कौन देने वाला है, जेड। जेड क्या चीज़ है, जेड आपका इम्पिडेंस है, तीनों के रिएक्टेंसेस का सम है ना, उसकी वैल्यू इतनी होती है। तो जेड जब क्या होगा, जेड की वैल्यू जब ज़्यादा होगी तो ओहमिक अपोजिशन ज़्यादा होगा, और जेड की वैल्यू जब कम होगी तो ओहमिक अपोजिशन कम होगा और करंट बढ़ जाएगी। तो जेड ही डिसाइड करेगा कि करंट जो है बढ़ करके आएगी या कम, क्योंकि जेड ही आपका ओहमिक अपोजिशन है। जेड की वैल्यू कम होगी तो करंट मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। जेड क्या है, रेजिस्टेंस है ना आपका, जो अपोज करने वाला है। तो जेड अगर कम होगा तो करंट बढ़ के आएगी, जेड अगर ज़्यादा होगा तो करंट क्या है, कम होगी। ये तो आप जान ही रहे हो। तो अब जेड की वैल्यू मिनिमम कब होगी, देखो यहाँ पर आर स्क्वायर है, ये तो रहेगा, ये तो खत्म हो नहीं सकता, आर तो रहता सर्किट में। अगर एक्स एल माइनस एक्स सी करोगे तो कुछ न कुछ वैल्यू यहाँ मिल जाएगी। अगर कुछ न कुछ वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी तो आर के साथ वो ऐड हो जाएगी। तब आर के साथ जब ऐड होगी तो इम्पीडेंस आपको बढ़ के मिलेगा ही मिलेगा। अगर ये टर्म आपका जीरो हो जाए, ये टर्म आपका हटी जाए, तो उस टाइम पर सिर्फ आर रह जाएगा, और सर्किट में आर रहता ही रहता है, आर तो आप हटा नहीं पाओगे। तो इसका मतलब जेड आपका मिनिमम हो जाएगा। तो जेड मिनिमम कब होगा, जब एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो जेड आपका उस टाइम पर होगा मिनिमम, सबसे कम जेड होगा, है ना। तो सबसे कम जेड होगा तो करंट होगी मैक्सिमम। तो रेजोनेंस कब आएगा सर्किट में, रेजोनेंस तब आएगा जब एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू बराबर हो जाए। ठीक है बेटा जी, यही मैं कह रहा था बार बार कि रेजोनेंस सर्किट में कब आएगा, जब रिएक्टेंस किसका, इंडक्टर का रिएक्टेंस और कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस आपस में बराबर हो जाए। ये चीज़ आप समझ रहे हो, ठीक है बेटा जी। तो आप कहोगे सर, यहाँ पर देखो, आप कहोगे सर इफ एक्स एल और एक्स सी आपके बराबर हो जाए तो ये क्या इंप्लाई करेगा, जेड इक्वल टू आ जाएगा आर। और इस केस में जेड क्या होगा बेटा जी, मिनिमम होगा, है ना। और ये क्या इंप्लाई करेगा, जो आपकी करंट होगी वो क्या होगी बेटा जी, मैक्सिमम होगी। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो, ठीक है ना। करंट आपकी हो जाएगी मैक्सिमम, और जब करंट मैक्सिमम हो जाएगी सर्किट आपकी क्या हो जाएगी, रेजोनेट हो जाएगी, उसमें रेजोनेंस आ जाएगा। और इस कंडीशन में आपको पता है कि tan फाई क्या होता है, 0। तो फाई क्या हो जाएगा तुम्हारा जी, 0 हो जाएगा। इसका मतलब वोल्टेज और करंट ये सेम फेज में होंगे। तो जब भी एलसीआर सर्किट में, याद रखना इस बात को, जब भी एलसीआर सर्किट में करंट मैक्सिमम होती है तो उस टाइम पर एक्स एल और एक्स सी बराबर हो जाते हैं, और करंट और वोल्टेज का फेज जो है वो सेम रहता है। जब ये बराबर हो जाएंगे ना, एक्स एल और एक्स सी बराबर होंगे, तभी जेड मिनिमम होगा और करंट मैक्सिमम होगी। ये कंडीशन तब होगी जब फाई आपका tan फाई 0 हो जाएगा। इसका मतलब वोल्टेज और करंट आपस में किस फेज में होंगे, सेम फेज में होंगे। ये सारी की सारी कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ से हम कुछ और रिजल्ट निकालेंगे कि जब एक्स एल और एक्स सी, जैसे आपको पता है ना कि जो अल्टरनेटिंग आपका वोल्टेज है या करंट है, उसमें ओमेगा ही तो डिसाइड कर रहा है बेटा ना, वो ओमेगा ही डिसाइड करेगा ना। ओमेगा जो वोल्टेज का होगा वही करंट का होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना कि लूप आपका रोटेट कर रहा है, तभी ओमेगा बन रहा है। रोटेशन का ही मतलब ओमेगा हो जाएगा। तो ये जो ओमेगा है ना, वो कौन सा ओमेगा है कि जिस ओमेगा पे, क्योंकि आपको पता है ना कि करंट में एक्सएल क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल होता है, और एक्स सी कितना होता है, 1/ओमेगा सी होता है। और ओमेगा है क्या, ओमेगा वही जो आपका कॉइल रोटेट कर रहा है, जो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, वही आपका ओमेगा है। तो ओमेगा, आप कहोगे सर कौन, ये एक्सएल और एक्स सी बराबर कब होंगी, तो ओमेगा की एक फिक्स वैल्यू होती है, रोटेशन की एक वैल्यू होगी। हमें वो ओमेगा निकालना है जिस ओमेगा पे, हमें वो ओमेगा निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है कि जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर एक्स एल और एक्स सी बराबर हो जाते हैं।
और रेजोनेंस की कंडीशन आ जाती है, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू अलग अलग रखते हैं ना। कभी कभी हमने क्या किया, कॉइल को हम रोटेट कर रहे हैं तो हमारे पास अपने मन से कोई ओमेगा ले लिया, फिर किसी बच्चे ने कुछ और ओमेगा ले लिया, किसी बच्चे ने कुछ और। रोटेशन तो आपके हाथ में है। और देखा गया कि एक ऐसा ओमेगा आपने लिया, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आपने, एक ऐसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी से आपने रोटेट करना शुरू किया, जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रोटेट करना शुरू किया, वो जो ओमेगा आपने लिया, वो जो ओमेगा है उसको लेते ही XL और XC बराबर हो गए। तो वही ओमेगा हमें ढूंढना था। तो आपने कहा सर कि अगर आपने कहा कि सर ना हो, अगर XL और क्या है XC बराबर है, तो हमें वो ओमेगा ढूंढना है जिस पर XL और क्या XC बराबर है। तो ये आपका होता है ओमेगा L होता है, और ये होता है 1/ओमेगा C होता है। तो ओमेगा को आपने मल्टीप्लाई किया तो हो गया ओमेगा स्क्वायर हो गया, 1/ क्या हो गया LC हो गया। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई बेटा जी, अंडर रूट ये आ गई। मतलब अगर आपके पास इंडक्टर दिया हुआ है और कैपेसिटर दिया हुआ, मान लो R दिया हुआ है, ठीक है ना, इसको इसका L दिया हुआ है और इसका C दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें हमें अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमें डालना है। अभी तो सिंपल R ये दिया हुआ है, तो जो आपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज इसको दिया, और उसमें जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज आप दोगे उसमें ओमेगा रहेगा ना रहेगा। वो ओमेगा अगर आपने कितना, आपको L दिया है, आपको C दिया है, तो आपने कहा कि 1/√L और C इसकी वैल्यू निकाल लोगे, कुछ ना कुछ आएगी। यहाँ पर L भी दिया, आपका C दिया, तो पहले आप क्या 1/√LC निकाल लो। ये मान लो कुछ न कुछ, मान लो समथिंग कुछ A आ गई, ठीक है ना, ये तो आपके हाथ में आ गया। अब जो वो कॉइल को रोटेट करोगे आप, जो उसका ओमेगा रखो वो A के बराबर ही रखो। मैं जो भी वैल्यू अगर 5 आई 3 आई जो भी आई, तो वो जो रोटेशन क्या रखो, ओमेगा रखो। अगर उस पर आपने ओमेगा 1/√LC के बराबर आपने ओमेगा रखा, तो पक्का है कि इसका XL और इसका XC बराबर हो जाएंगे, ठीक है बेटा जी। और इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। जब इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा तो सिर्फ R बचेगा और इम्पीडेंस कम हो जाएगा, और इम्पीडेंस के कम होने से करंट आपकी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है बेटा जी। तो ये आपका ओमेगा निकल के आया। तो ओमेगा आपका होता है 2πf होता है। ये आपका लीनियर फ्रीक्वेंसी आपकी है, 1/√LC आ गया। तो f कितना आ गया बेटा जी, f इज वॉट 1/2π√LC। ये भी याद रखो आप, ये भी याद रखो। फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी आप कितना रखो। अगर आपके पास इंडक्टर दिया है, आपके पास कैपेसिटेंस दिया है, आपके पास R दिया हुआ है, इसका L दिया, इसका C दिया हुआ है, ध्यान सुनना इस बात को, इसका R दिया हुआ है, तो आपसे पूछा जाए कि बताइए इस सर्किट में रेजोनेंस कब होगा, LCR सर्किट में रेजोनेंस कब होगा, तो कहोगे सर कि जो फ्रीक्वेंसी है, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट जो हम इसको देने वाले, इसमें डालने वाले हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 1/2π√LC के बराबर अगर फ्रीक्वेंसी हमने बनाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट की, तो पक्का है कि इसमें करंट आपकी मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम इसलिए होगी क्योंकि XL और XC उसमें नलीफाई हो जाएगा। तो इतनी फ्रीक्वेंसी आपको रखनी पड़ेगी रेजोनेंस करने के लिए और करंट को मैक्सिमम करने के लिए। इसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा है, और इसको हमेशा कई बार बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो 1/2π√L/C होगी। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी बच्चे कुछ पूछना होगा तो हमसे डिस्कस करेगा बेटा जी। ये रेजोनेंस कंडीशन निकल के आ गई, इस फ्रीक्वेंसी पर LCR सर्किट में रेजोनेंस होगा, ठीक है बेटा जी। इसके बाद हम लोग कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में इतना ही। और जिस बच्चे को डाउट होगा बेटा, आप लोग हमसे डिस्कस करना क्लास में, ठीक है ना। थैंक यू बेटा।